MGB प्रोग्राम में बहुत टाइमली चेक होके कॉपीज मिल जाती थी और एक डायरेक्शन मिल जाता था, तो उससे बहुत हेल्प हुई। I would always be thankful to Forum. I used to come to Forum for so many classes. Especially in my Forum mains test series also. Forum Ice mains and anthropology test series. First major benefit of such a test series is that you have a schedule in hand. That was very helpful. MGB प्रोग्राम में बहुत टाइमली चेक होके कॉपीज मिल जाती थी और एक डायरेक्शन मिल जाता था, तो उससे बहुत हेल्प हुई। Then I joined MGB. The forum has been integral in all the 3 stages of my journey. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोरम IAS। जैसा आप लोग जानते हैं, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने जो अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन था 2025 के प्रीलिम्स के रिजल्ट अनाउंस कर दिए थे, और जिन लोगों ने उसको क्वालिफाई करा था और मींस के लिए जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है, उन लोगों के लिए उन्होंने एक फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करा है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा है उनको मुबारकबाद। और ये जो आपका नोटिस आपका निकाला गया है, इसमें आपको जो फॉर्म फिल करना है मेंस के लिए, इसकी कुछ डेडलाइंस आपको दी गई हैं, जैसे कि 27 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है और 5 जनवरी तक वो फॉर्म आपका आयोग तक पहुंच जाना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो ये कि आपका जो लोक सेवा आयोग का जो मेंस का जो फॉर्म फिलिंग है, काफ़ी लोग इसको यूपीएससी जैसे डेफ भरवाता है उससे कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि वो डेफ है। बट अगर आप टेक्निकली देखें तो वो यूपीएससी का डेफ काफ़ी डिटेल्ड होता है, लेकिन अगर यूपी पीसीएस का अगर हम फॉर्म देखें तो इतना डिटेल नहीं है। एक बेसिक ट्रेडिशनल जो आप फॉर्म फिल करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जो बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं वही इसमें मांगी गई है। तो इसलिए इसको हम डेफ नहीं कहा जा गया है, जबकि आयोग भी इसको क्या कहता है, कन्वेंशनल फॉर्म कहता है। बट अब हमें जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये ध्यान है कि भाई इसको भरते समय हमें थोड़ी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम इसमें लापरवाही करते हैं तो हमें जो इम्पैक्ट होता है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा है कि कई लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन आयोग ने उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी हुई हैं कि फॉर्म समय पर आयोग के पास पहुंचा ही नहीं। तो क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट इस बार देखा भी गया है, तो काफ़ी लोगों को कट ऑफ काफ़ी हाई भी गई हैं। तो जिन लोगों को ये मौका मिला है मेंस लिखने का, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको इस लापरवाही से गंवाना ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हमें फॉर्म भरते समय गलतियाँ नहीं करनी है, जिससे हमारे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयोग का जो नोटिफिकेशन आए, जो विज्ञप्ति आई है, उसको एक बार देख लेते हैं कि उसमें उसने क्या क्या चीज़ें कही हैं। तो ये जो आपका है 12 दिसंबर को आपको नोटिस निकाला है, और सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल करने के लिए जो वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट है uppsnic.in। तो इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन होगा, आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे। वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका जो OTR, आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप डालकर अपना कैंडिडेट जो डैशबोर्ड है उसको आप लॉगिन कर लेंगे। वहाँ पर आपके क्या होंगे, आपने जो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपने सबमिट करे हुए हैं वो आपकी लिस्ट आ जाती है। उसी में जो आपकी अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज 2025 वाला जो आपने फॉर्म भरा था प्रीलिम्स के टाइम पर, वो वाला जहाँ पर आपका आएगा वहाँ पर आपको जाना है। उसको आप जो स्क्रॉल करना है, लेफ्ट साइड में जाओगे, वहाँ पर एक क्लिक द स्टेटस करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो 2025 का जो फॉर्म है वो आपको ओपन होगा। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, फीस को डिपॉजिट करेंगे आप। फीस डिपॉजिट करने के इन्होंने कई तरीके आपके बताए हैं, तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, SBI या फिर 55 अन्य बैंकों, किसी भी एक बैंक का आप चयन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पहले आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद फिर आपको फॉर्म फिल करने के लिए जाना है। डोंट वरी, अभी हम लोग एक एक स्टेप देखेंगे कि क्या क्या आपका इंटरफेस होगा। अभी जस्ट मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते टाइम
पेमेंट कर दिया, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि कुछ आपके FAQs भी हम लोग उस डील करेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन आती है लोगों को कि सर कौन सा फॉर्म अपलोड करना है और पुराना वाला चलेगा कि नया हमें बनाना पड़ेगा। तो उन सब टेक्निकल चीज़ों को हम लोग लास्ट में अपने FAQ वाले में देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो आपका जो होगा PDF फॉर्मेट में होगा, और उसका जो मैक्सिमम साइज आप रखेंगे वो रखेंगे 2 MB, यानी कि आपका जो एक डॉक्यूमेंट है उसके डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसको PDF फॉर्मेट में बनाएंगे। PDF फॉर्मेट का जो साइज होगा, जो PDF फाइल होगी, उसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए आप अपने इंटर की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होगी, तो उस मार्कशीट का भी आपको क्या साइज को ध्यान रखना है, वो भी साइज आपका 2 MB से कम का होना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया आपको फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सब आपको कंप्लीट करनी है 27 दिसंबर 2025 तक। 27 दिसंबर 2025 आप जो भी आपको फॉर्म फिल करना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आप करोगे। फिर मान लीजिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आयोग आपको एक मौका देगा अपनी गलती सुधारने का, लेकिन ध्यान रहे वो मौका मिलेगा सिर्फ एक बार। तो अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और अगर आपको कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, तो आपको मॉडिफाई करने का, संशोधन करने का सिर्फ एक बार मौका दिया जाएगा, और वो मौका भी आपको 27 दिसंबर से पहले ही करना है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपने 25 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर दिया और आपने सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड कर दिए, बट आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ मेरे एरर्स हो गई हैं, एड्रेस मैंने गलत कर दिया है, या फिर मान लीजिए आपने मार्कशीट का रोल नंबर आपने गलत, सीरियल नंबर आपने गलत डाल दिया है, तो आप उसको चेंज करोगे, लेकिन 27 दिसंबर से पहले आपको उसको चेंज करना है। और ध्यान रहे वो सिर्फ एक बार ही आपको मिलेगा, तो एक बार ही आप उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हमें भरना है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर के बाद आपका 5 जनवरी तक आपको उसको जो आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म का आप PDF लेंगे, PDF को आप प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उन सबको लगाकर आपको आयोग को भेजना भी है, और वो आयोग के पास 5 जनवरी और शाम के 5 बजे तक उनको मिल जाना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखें, सिर्फ फॉर्म फिल करके नहीं छोड़ना है ऑनलाइन कि सर मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। हर डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है विद डेट, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको उस एक एनवलप में डालेंगे, एनवलप आप A4 साइज का लेंगे, और उस एनवलप को आपको पहुंचाना है 5 जनवरी के 5 बजे तक, आयोग के गेट तक पहुंच जाना चाहिए। अब पहुंचाने का तरीका आप कोई भी रख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए प्रयागराज या फिर आयोग के पास ही रहते हैं, या फिर आप जहाँ जाना पॉसिबल है, तो आप बाय हैंड भी आप वहाँ पर हैंड ओवर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप डाक के थ्रू, यानी भारतीय जो इंडियन पोस्ट उसके थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप उनको पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़े हो जाती हैं लोगों की कि फॉर्म फिल कर दिया लेकिन 5 बजे तक, 5 जनवरी तक वहाँ पर जो लास्ट डेडलाइन है वहाँ तक नहीं पहुँचा। इस चीज़ में आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि कोशिश करिएगा कि लास्ट तक आप फॉर्म को ना भेजें। कहने का मतलब ये है कि 5 जनवरी अपराह्न 5 बजे तक हमारे जो स्टैंडर्ड जो स्पीड पोस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 3 से 4 दिन का एक हम स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। मान लीजिए अगर आपने 2 जनवरी को अगर आप बुक करते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो स्टैंडर्ड टाइम जो कहता है वो ये कहता है कि वो 3 दिन के अंदर 5 जनवरी तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्योंकि इंडियन पोस्ट भी है, वहाँ पर भी एक ह्यूमन एरर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने डाला और डिजिटली चीज़ें जा रही है, वहाँ पर भी इंसान इन्वॉल्व है, हैंडलिंग होती है। कभी कभी लेटर मिसप्लेस हो जाते हैं, गलत डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं। हालांकि
इंडियन पोस्ट उसको सही कर देता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, इस टाइप की एरर्स आ सकती है। तो इस वजह से आपका जो आपकी पूरी मेहनत है साल की वो बर्बाद ना हो, तो कोशिश करिए कि 27 दिसंबर तक जब आपके फॉर्म की फिल हो जा रहा है, फॉर्म फिल होने के बाद अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, उसको बस आपको अगले दिन प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेके एनवेलप में डालकर तो कोशिश करिए 28 और 29 दिसंबर तक आप उसको पोस्ट कर दीजिए ऑन अ सेफर साइड, ठीक है, ताकि 5 जनवरी से पहले लास्ट डेडलाइन से पहले वो आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाए। और पहुंचाना कहाँ पर है, ये एड्रेस आपका लिखा हुआ है, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 3 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड ये। इसकी टेंशन मत लीजिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद एड्रेस स्लिप खुद आएगी, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कैसे आपकी एड्रेस स्लिप आती है। उसको काटना है, A4 साइज का एनवेलप लेना है और उस पर स्टिक कर देना है, ठीक है, और आपको बाद में स्पीड पोस्ट कर देना है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान देनी है, इसमें एक जो चीज़ कही गई है कि जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, खासकर जो आरक्षण वाले, जो आपके रिजर्वेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर जैसा आपको पता है कि जो आरक्षण है, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो दिया गया है यूपी के जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, आपको क्या कंसीडर किया जाएगा, आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो जनरल अगर हैं तो उस टाइम तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कोई और आरक्षण का अगर आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक जो चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ई गवर्नेंस की तरफ जा रही है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी ई डिजिटल बन रही हैं, तो काफ़ी सर्टिफिकेट्स आपके जन सेवा केंद्र पे भी आप जाएंगे तो ई डिजिटल फॉर्मेट में बन जाते हैं। तो अगर आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास प्रारूप है तो उसके साथ आपको निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप भूल मत करिएगा, ये मत कहिएगा सर हमें पता नहीं था या फिर किसी ने हमें गलत राय दी थी। आयोग ने खुद बता दिया गया है, अगर डिजिटल प्रारूप में अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भेज रहे हैं तो उसके साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना है, ठीक है। और अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना है तो अभी टाइम है, आप बनवा सकते हैं जनसेवा केंद्र की तरफ जाकर, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ओबीसी में 3 साल की वैलिडिटी होती है, ईडब्ल्यूएस में 1 साल की वैलिडिटी होती है, डोमिसाइल में ऐसी नहीं है। अगर आपका पुराना भी बना हुआ है तभी उसमें चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो चीज़ ध्यान देनी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वो लगाने हैं खासकर जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करा है, प्रीलिम्स के टाइम पर जो फॉर्म भरा था उस टाइम आपने जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई करा था वो वाले लगाने हैं। तो अगर आपने जब प्रीलिम्स भरते टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर एग्जांपल आपने भरा था तो आपको ईडब्ल्यूएस का लगाना है। अगर क्योंकि कई लोग होते हैं उनके मल्टीपल भी आपके हो सकते हैं, मान लीजिए वो ईडब्ल्यूएस में भी आ रहे हों, ठीक है, हो सके किसी और रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, जैसे एक्स सर्विसमैन में भी आप लेना चाह रहे हो कुछ, ठीक है, तो उसमें आयोग ने पहले कहा है कि कोई एक ही रिजर्वेशन आप कंसीडर किया जाएगा। तो जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे जो कैटेगरी आपने भरी थी, जिस रिजर्वेशन का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट इसमें लगाना है, दूसरे के लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका था। और दूसरी चीज़ में जो चीज़ बताई गई है कि आपका ये जो फॉर्म है, ये जो फॉरेस्ट सर्विस, क्योंकि फॉरेस्ट का भी रिजल्ट साथ में ही आया है, तो ये फॉरेस्ट वालों के लिए नहीं है, फॉरेस्ट वालों का इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो जिनको फॉरेस्ट के लिए भी क्वालिफाई करें हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो थोड़ा और वेट कर सकते हैं, उनका फॉर्म आ जाएगा। बट मोर और लेस जिनका फॉरेस्ट निकलता है उनका ये भी क्लियर हो ही जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे अपने डैशबोर्ड पे तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट कॉर्नर्स में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये OTR आप डालेंगे। कैंडिडेट जब डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे तो आप अपने यहाँ पर OTR डालकर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद आप पासवर्ड के थ्रू करना चाहें, पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें OTP के थ्रू करना चाहें तो आप OTP के थ्रू भी आप कर सकते हैं इसको लॉगिन। उसके बाद फिर आपका दूसरा डैशबोर्ड खुलेगा। तो आपका जो एक मिनट, जैसे ही आप अपने लॉगिन पे जाएंगे आपका जो एप्लीकेंट डैशबोर्ड होगा ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको क्या जाना है, यहाँ पर
तो जैसे आपने देखा होगा, आपने जो भी फॉर्म्स आपने फिल कर रखे हैं वो सारे आपके लिस्ट डाउन हो जाएंगे। तो जिसमें आपका जो ये 25 वाला जो फॉर्म है, इसको आपको जाना है PCS ACF वाला, और इसको जब आप यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपका एक क्लिक स्टेटस करके एक ब्लिंक कर रहा होगा, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको लेके चला जाएगा, एक मिनट, तो जैसे आप उसको करेंगे 25 वाले को, तो ये वाला आपका इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपका OTR, एप्लीकेशन ID, आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह सारी चीज़ें पहले से फिल होंगी। ठीक है, इसमें एक एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा होगा एक्सेप्टेड, ये बता रहा है आपका जो प्रीलिम्स के टाइम आपने जो फॉर्म भरा था, यानी कि वो है। ठीक है, अब आपको जो भरना है ये वाला, आपको जो कन्वेंशनल फॉर्म, इसको फिल करना है। सबसे पहले आपको ये फीस डिपोजिशन वाले का आपका एक ब्लिंक कर रहा होगा रेड वाला, इसको आप क्लिक करेंगे, आप अपनी फीस डिपॉजिट करेंगे। फीस डिपॉजिट करने के बाद आप फिर इसको क्लिक करेंगे रेड वाले को, और यहां से फिर आपका खुलेगा कन्वेंशनल फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद फीस का आपको जैसे पता है, फीस अगर आप ऑनलाइन करना चाहें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी, आप चाहें तो UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चालान के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। बैंक में जाकर आप डिपॉजिट कर दीजिएगा अगले दिन, वो आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर के थ्रू आप उसमें थोड़ा सा हो सकता है 1 दिन का टाइम लग जाए अपडेट होने में। उसके बाद आपका आ जाएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्होंने फीस डिपॉजिट कर दिया है बट कन्वेंशनल फॉर्म नहीं खुल रहा है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 दिन का 2 दिन का आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, अभी टाइम है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने पेमेंट कर लिया, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए, बट जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आयोग के पास पैसा पहुंचना था उसमें हो सकता है पैसा नहीं पहुंचा या फिर वो अपडेट ना हुआ हो। ठीक है, तो इस टाइप के कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस हो जाती हैं, तो उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप भरेंगे तो आपका कन्वेंशनल फॉर्म जो है वो आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका कन्वेंशनल फॉर्म रहेगा। इसमें कुछ चीज़ें पहले से ही फिल्ड होंगी जो आपने प्रीलिम्स के टाइम में आपने भरी होंगी, और या फिर आपने OTR में भरी होंगी, तो वो चीज़ें आप पहले से ही फिल आएंगी, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है और आप कर भी नहीं पाओगे। बट बाकी जो चीज़ें ब्लैंक रहेंगी उनको आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर ये जो आपके कॉलम है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये सारा आपको फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है आपको। जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स, स्पेशल एकेडमिक, एक्सपीरियंस डिटेल, अदर डिटेल्स, एड्रेस और फाइनल सबमिट। और उसके बाद क्या करेंगे आप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, फिर आप इस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। तो एक बार सारा देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या आपकी डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स में, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देनी होंगी। इसमें एक जो चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपका जो नाम होगा वो हिंदी में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में टाइप करना है, कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में टाइप कर दीजिए, और अगर आप नहीं कंफर्टेबल है हिंदी में टाइप करने में तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश में टाइप कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है शिव, तो आप शिव टाइप करेंगे, उसका जैसे आप स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है श, तो अगर इस टाइप की कोई एरर आ रही है तो आप क्या करिए, नॉर्मल जो आपका कीपैड है फ़ोन का, उस पर आप हिंदी में टाइप कर कर उसको कट कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अगर इस टाइप का इशू आता है तो। बट इतना मेजर इशू नहीं है। फिर आप अपना कोई फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास फ़ोन नहीं है कोई बात नहीं, STD कोड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर फादर्स नेम्स ऑलरेडी इसमें फिल होगा तो वो आपको चेंज नहीं करना है। मदर्स नेम आप देंगे, फादर्स के आप डेजिग्नेशन आप बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, कई सारे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। और वो ऑप्शंस अगर नहीं अवेलेबल हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, उसको अदर्स में करके बता सकते हैं। ऐसी मदर्स की भी आप ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। अगर होम मेकर है तो होम मेकर का भी उसमें ऑप्शन आता है। फादर्स का ओरिजिनल एड्रेस इसमें मांगा गया है, तो अगर आप चाहें तो जहाँ पिताजी आपके पहले रहते थे वो आप एड्रेस देना चाहें आप वो दे सकते हैं, और अगर आप चाहें जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भी दे सकते हैं। अगर वो यूपी में है तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम मदर्स का भी आप देना चाहें, मम्मी का पहले जो शादी से मतलब जो आपके नाना का घर हुआ वो अगर आप देना चाह रहे हैं वो दे दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो जो अभी प्रेजेंटली है वो भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, फादर्स की बर्थ प्लेस भी आप बता सकते हैं। ठीक है, मदर्स की भी बर्थ प्लेस आपको बतानी है, तो जहाँ आपके पिताजी पैदा हुए और मॉम आपकी पैदा हुई है। फादर्स की नेशनलिटी सेम, आई होप मदर्स नेशनलिटी सेम ही होगी। ठीक है, अगर कोई है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आया हुआ है। फादर्स की एनुअल इनकम आपको बतानी है,
तो आपके फादर्स के जो भी ऑल सोर्सेज से जितनी भी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और मदर्स की भी आप बता सकते हैं, अगर मदर्स की कोई नहीं है तो आप 0 इसमें लिख सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान देना रखना, इसमें अभी आपसे कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो इस चीज़ के लिए मत घबराइएगा कि मेरे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट का कोई अभी ऑप्शन नहीं इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, उसके बाद आप अपना सेव करेंगे। सेव नेक्स्ट के बाद फिर आपका खुलेगा दूसरा एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। अब एकेडमिक डिटेल्स में आपको क्या करना है, आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो भी आपने करा है वो आप डिटेल्स देंगे। इसमें थोड़ी सी चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। सबसे पहले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पर अगर वो नाम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप अदर्स करके भी टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आप अपने कॉलेज का नाम देंगे, कॉलेज के नाम के साथ आपको एड्रेस भी उसका रखना है, ये भी आपको चीज़ें बतानी है। फिर आपका आता है पासिंग ईयर, तो किस साल आप क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है, वो आप बताएंगे। फिर आपका एडमिशन ईयर, किस साल आपका एडमिशन हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो 1 साल का हाई स्कूल होता है, तो मान लीजिए अभी चल रहा है 2020 में, मान लीजिए किसी ने हाई स्कूल को पास करा है, ठीक है, तो वो अपने लिखेगा कि पासिंग ईयर हो जाएगा 2020 और एडमिशन ईयर हो जाएगा 2019, क्योंकि आपका अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का आपका एक सेशन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो चल रहा है, तो वो आप डालेंगे। लीव ईयर का मतलब होता है कि भाई जिस साल आपने छोड़ा है, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पर क्या होता है बच्चों का, क्या मान लीजिए पासिंग ईयर तो ये था वर्ष पास करने का, लेकिन मान लीजिए किसी के बैक आ गई या फिर कुछ इश्यूज हो गए, खासकर ये आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन में काफ़ी चीज़ें हो जाती है, या फिर किसी वजह से आपका एग्ज़ाम डिले वगैरह हो गया, ठीक है, और बाद में आपने लीव करा है, तो वो आपका लीव ईयर कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि जब आपने छोड़ने का वर्ष आपका है। फिर ज़्यादातर लोगों का पासिंग ईयर और लीव ईयर सेम ही होगा, ज़्यादातर लोगों का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या करना है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो पासिंग ईयर है वही लीव ईयर है। ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई आपके मान लीजिए कोई बैक आ गई थी, आपको बाद में पेपर देना पड़ा, उसके बाद फिर आपको डिग्री वगैरह दी गई, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन टाइप आप बता सकते हैं कि भाई आपको परसेंटेज में मार्क्स मिले थे, क्या था, ठीक है। कुछ जब ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे किस टाइप का है, उस हिसाब से फिर आप अपना इसमें भरेंगे। फिर आपका आता है डिवीजन, तो श्रेणी क्या थी, आपके फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, वो आप फिल कर देंगे। वो आपके सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है उसके पीछे आपके लिखा होगा कि फर्स्ट डिवीजन का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप डालेंगे। फिर आपको डालना है सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर में ध्यान देना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर की बात करी गई है, यहाँ पर रोल नंबर नहीं डालना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका ऐसा कोई जो सर्टिफिकेट है, मान लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, कहीं ऊपर कहीं कोने में एक सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कुछ लिखा होता है, ठीक है। चाहे वो यहाँ किसी में राइट में लिखा होगा, लेफ्ट में लिखा होगा, किसी में राइट में लिखा हो सकता है, तो एक सीरियल नंबर होता है ऊपर, उसको आपको डालना है, रोल नंबर नहीं डालना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके उस ग्रेजुएशन में या हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट थे वो आप डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का नाम, उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं और मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितने थे, ठीक है। तो यूजुअली CBSE वगैरह में अगर हम देखें तो हाई स्कूल में ज़्यादातर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपका कोई और बोर्ड है उसमें कुछ और ज़्यादा है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है ग्रेजुएशन वाली, जब आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, क्योंकि उसमें कई होता है कि सर हमने तो 3 साल तक पढ़ा है और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें हम क्या करें, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में ऐसा कोई नहीं, सेम चलेगा। ग्रेजुएशन का एक बार देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन में आपको जो चीज़ करनी है, आपको करिए टोटल सब्जेक्ट्स में आपका जो फाइनल ईयर था या फिर आपका जो फाइनल सेमेस्टर था, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे 5 सब्जेक्ट्स हो गए, 6 सब्जेक्ट्स हो गए, उस टाइम जो फाइनल ईयर के थे वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, वो यहाँ पर लिए और फाइनल ईयर के वो आप उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें मत करिएगा कि पूरे साल के 4 साल के 3 साल के आप सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं, फिर तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है आपके हर ईयर की आपकी मार्कशीट, या फिर अगर सेमेस्टर है तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लगानी होगी, तो वो आपको ज़रूर भेजनी है। और कुछ कुछ जगह पर आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी मिलती है, तो यानी कि सारे सेमेस्टर्स की, सारे ईयर्स की एक सिंगल मार्कशीट होती है, तो वो भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है आपके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, आपके डॉक्यूमेंट ज़रूर आपको वहाँ पर डालने होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फाइनल ईयर का डालकर आप डाल सकते हो कि फाइनल ईयर में मेरे ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एजुकेशन वाला। उसके बाद आपका आता है स्पेशल वाला।
तो एकेडमिक डिटेल्स हो गई। तो जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने पर्सनल डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई, आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ऐसे आपका ग्रीन मार्क बनकर आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा। अगर आपने वो फिल नहीं कराए, सेव या नेक्स्ट नहीं कराए, तो ऐसे ही रेड रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, उसको सेव एंड नेक्स्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपकी आती है स्पेशल एकेडमिक डिटेल्स। अब इसमें क्या करना है, आपने जैसे आयोग का क्या होता है, आयोग कई सारी पोस्ट निकालता है, कुछ पोस्ट के लिए क्या होती है स्पेशल आपके जो क्वालिफिकेशंस वो मांगता है। वहां पर ये है, अगर आप मान लीजिए उस स्पेशल पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके लिए जो आपके क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको डिटेल डालनी है, ठीक है। मान लीजिए आपके लॉ है, तो आप लॉ वाला आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने मास्टर्स करी हुई है, ठीक है, तो मास्टर्स के आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे। अगर आपका मान लीजिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव ग्रुप में ही आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें क्या करना है, जो आपने ग्रेजुएशन वाली जो आपने डिटेल्स थी वो ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कुछ अलग लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल पोस्ट के लिए हुए हैं और उसके लिए वो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो ये हो कि सर हमने ग्रेजुएशन में भी वही चीज़ डाली है, यहाँ पर कुछ अलग करना है, तो ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट सब सेम ही आएंगी, बस स्पेशल वाले में थोड़ा अलग हो जाएगा। और अगर ज़्यादातर लोग जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स में ही हैं, तो जो आपकी ग्रेजुएशन वाली डिटेल थी वही आप चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पर आप डाल दीजिए एक्वायर्ड वाला, आपका येस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका वही बोर्ड कौन सा है, कॉलेज नेम क्या है, पासिंग ईयर, वही सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के पास डिग्री वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप अपना प्रोविजनल डाल सकते हैं, ये अलाउड है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपके पास वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अभी एट प्रेजेंट नहीं है, तो आप अपना प्रोविजनल भी लगाकर आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपकी स्पेशल इकोनॉमिक डिटेल्स। इसके बाद आपका क्या करे, आपको करना है, फिर आपका जाएगा ये एक्सपीरियंस डिटेल पर। एक्सपीरियंस डिटेल उन लोगों के लिए है जिनने मान लीजिए किसी ने कोई जॉब करी है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो इस डिटेल को डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस डिटेल नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आपको दिया है, ये कंपलसरी नहीं है। अब एक्सपीरियंस डिटेल किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और अगर आपका मन है कि मैं बताना चाहूँ, तो ज़रूर आप डालिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं बताना है, कुछ खास नहीं मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप स्किप कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सरकारी उसमें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार है, कोई भी राज्य सरकार हो, अगर आप उसके एम्प्लॉयज़ हैं तो ज़रूर यहाँ पर डिटेल डालिएगा। क्योंकि आपको क्या होगा, बाद में एक ऑप्शन आएगा कि अगर आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अगर आप एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो वहाँ से क्या होता है, आपको एनओसी लेनी होती है, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर क्योंकि आप सरकार में हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगी तो वहाँ से रिलीव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं बाद में, या मान लीजिए बाद में सरकारी नौकरी जो आपका पुराना विभाग है सरकारी, वो आपको रिलीव ही नहीं कर रहा है और यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है। तो उस टाइप के इश्यूज से बचने के लिए फिर आप कहोगे कि सर मैं तो उस जगह जॉब कर रहा हूँ, फिर आप कहोगे कहा जाएगा भाई आपके तो फॉर्म में आपने बताया था आप कहीं जॉब ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए, ज़्यादा इशू नहीं होता है। आप वहाँ पर एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, सरकारी विभाग है, क्योंकि आप जा तो सरकार में ही रहे हो, कहीं अलग तो जा नहीं रहे हो, अनटिल अनलेस कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं चल रही हो, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये आप फिल करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी, सबसे पहले डेजिग्नेशन, किस पद पर आप हैं, पे स्केल क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनका पे स्केल होता है, ठीक, तो वो आप बताएंगे, ठीक है। ग्रेड पे क्या है, किस ग्रेड पे में आप आ रहे हैं। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका फुल डिटेल्स आपको बताना है, विवरण देना है। फिर किस पद उस पद पर कब आपने ज्वाइन करा था, ये आपको बताना है, यानी एक तरीके से ये आपकी ज्वाइनिंग डेट है। अगर मान लीजिए आपने वो जॉब छोड़ दी है तो कब तक आपने करी थी वो डालेंगे। लेकिन अगर आप अभी भी स्टिल सर्विंग है तो आप टिल डेट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट, कहाँ पर अपॉइंटमेंट है आपकी, ठीक है। रीजन फॉर लिविंग, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि भाई फॉर द फ्यूचर बेटर अपॉर्चुनिटीज, इस टाइप से आप बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, उससे बेहतर है तभी आप यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है। फिर आप इसको सेव करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो डिटेल आपसे पूछा गया है वो आपका है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आपसे फिर आप जाएंगे अदर डिटेल्स में। अदर डिटेल्स में आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, आपको 2 लोगों के रेफरेंस देने होंगे, ठीक है। तो पर्सन 1 और सेकंड रेफरेंस, ठीक है। इसमें उन लोगों के रेफरेंस देने हैं जो आपको जानते हो, ठीक है। कोशिश करिएगा ब्लड रिलेशंस में ना हो, ठीक है। कोई और भी हो सकते हैं,
एक्सटेंडेड फैमिली से आपके हो सकते हैं, मान लीजिए कोई फ्रेंड हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कल पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हो तो वो वहाँ पर जाएं, तो पूछताछ करने के लिए भाई आप इनको जानते हो नहीं जानते हो, उस टाइप के लिए इनको रेफरेंस चाहिए होता है। इस टाइप का बंदा मत दे दीजिएगा वो जो आपको जानते नहीं, तो जब वहाँ जाए पुलिस वाले वेरिफिकेशन के लिए, वो कहे भाई मैं तो इस आदमी को जानता ही नहीं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर आप ये हो सकता है अगर आप किसी को रेफरेंस है उनको बता दीजिएगा कि भाई मैंने आपका रेफरेंस दे दिया है, कोई अगर आए तो बता दीजिएगा हाँ मैं ही हूँ, कोई और नहीं हूँ, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है। फिर जैसा मैंने कहा था, यदि आवेदक भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो सक्षम अधिकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संकलन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स है उससे जाएंगे, आपको क्या लेना होता है, एक एनओसी लेना होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए या फिर इस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे डिपार्टमेंट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। वो आई होप आपने जब प्रीलिम्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा तब आपने अपने ऑफिस को या फिर अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया होगा, आपने जानकारी दे दी होगी। अगर नहीं दी है तो इन दैट केस कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अभी भी जाकर डिपार्टमेंट को एनओसी दे सकते हो, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स में होता है एनओसी लेने में टाइम लग जाता है, वहाँ से अप्रूवल वगैरह आने में टाइम लग जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो, जब आप इसमें यस करोगे तो आप उसमें विवरण में दे देना कि भाई फला तारीख को मैंने अप्लाई कर दिया है एनओसी के लिए, ठीक है। और अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई सीरियल नंबर आपको दे दिया जाता है तो वो आप सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मिल जाता है 27 तारीख से पहले तो आप सीधे सीधे डाल दीजिए कि भाई हाँ मेरे को अप्रूवल मिल गया है, ये मेरा एनओसी है, ठीक है। बाकी ये आपका आता है कि आई होप ये नहीं होता होगा किसी को, बट अगर किसी का है तो फिर ऑनेस्टी के साथ आप भर दीजिएगा कि भाई किसी दंड आपको मिला हो कहीं, ठीक है, या फिर किसी आयोग ने आपको डी बार कर रखा है, ठीक है। तो इस टाइप का आप ये भर सकते हैं। येस एंड नो ही आता है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर येस है तो आप डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है। एक और आपका आता है, विगत 5 वर्षों में आवेदकों के जिन स्थानों पर 1 वर्ष अधिक तक प्रवास किया हो तो ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि और निवास का पता दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं 5 साल से कहीं निकला ही नहीं, इसी तैयारी में फंसा हुआ हूँ, एक ही जगह रह रहा हूँ, तो वही आपका डिटेल हो जाएगा, जो आपका प्रेजेंट है तो वो दे दीजिए। और ऐसा है कि नहीं भाई हम तो घूमते रहते हैं, हमारी तो प्रवृत्ति ऐसी है, एक जगह नहीं रुकना है, तो आप चाहें तो आप दे सकते हैं, ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, ठीक है। तो 5 साल में है तो आई होप 5 से ज़्यादा नहीं कहीं गए होंगे घूमने, ठीक है, इतना टाइम है भी नहीं। और अगर आप जा रहे हो तो फिर तैयारी कैसे कर पा रहे हो वो भी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सारी फिल करने के बाद आप आएंगे फाइनल अपने एक एड्रेस डिटेल में। तो एड्रेस डिटेल में आपका अदर डिटेल के बाद एड्रेस डिटेल आएगा। एड्रेस डिटेल में कुछ नहीं है, जो आपका एड्रेस जो आपने फिल कर रखा था वही रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, एड्रेस डिटेल का रह गया, उसमें कुछ इशू नहीं है, आपको बस एक क्लिक करना है। आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो भी अगर सेम है तो बस आप उसको मान लेंगे कि उसको टिक कर देंगे कि भाई मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। परमानेंट एड्रेस आपने जो पहले से ही OTR में फिल कर रखा है, प्रीलिम्स के फॉर्म में दे रखा है, वही चीज़ आपकी इसमें दी हुई है, ठीक है। इसके बाद जब आप फाइनल सबमिट्स के लिए आएंगे तो ये आपका फाइनल सबमिट है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, आपका ये लिखा जाएगा मैं घोषणा पत्र में मैं आपके पिताजी का नाम, ठीक है। आप फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यस करने के बाद एक बार प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, कोई गलती तो नहीं हो गई है, ठीक है। या फिर आपने कई बार क्या होता है कि हम लोग फ़ोन में टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें ऑटो करेक्शन होता है, तो आपने तो कुछ और लिखना चाहते लेकिन वो ऑटो करेक्ट होकर कुछ और टाइप हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की एरर्स हो जाती हैं, तो उसके लिए एक बार प्रीव्यू ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर मान लीजिए गलती हो जाती है फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो 1 टाइम मॉडिफाई का ऑप्शन भी है अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जब जाएंगे सबमिट करेंगे, इसको सबमिट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद जब आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपका एक PDF जनरेट होगा जिसमें आपके क्या होंगे, इस टाइप का आपका एक PDF आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म है, इसमें आपके सारी आपकी एप्लीकेशन ID, ठीक है, आपके अनुक्रमांक संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जो आपने डिटेल्स दी हैं वो सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। पिता का मूल निवास स्थान और पूरा पता, ठीक। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी होगी, कोशिश करिएगा जो आपके प्रीलिम्स में फ़ोटो थी वही फ़ोटो इसमें लगाइएगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल जब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी जब फॉर्म आता है, फॉर्म में एक पहले से ही एक आपकी फ़ोटो लगी रहती है, ठीक है। तो कोशिश करिए यही वाली फ़ोटो आप इधर लगा दीजिएगा, सेम ही फ़ोटो हो, ठीक है।
वरना फिर वेरिएशन आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, कोई बेफालतू में आपको रोके टोके, ठीक है। तो सही में रखिएगा। आई होप आपने जब आपने फोटो फॉर्म भरा हुआ तो नई फ़ोटो खिंचवाई होगी। उसके बाद जो चीज़ ध्यान देनी है वो फोटो पे सेल्फ अटेस्टेशन करना है, साइन भी करना है, ठीक है, स्वपठित हस्ताक्षर भी करें, ठीक है। तो जो भी आपका नाम है वो आपका क्रॉस होना चाहिए, थोड़ा आधा फॉर्म पे आ जाए, आधा फोटो पर आ जाए, चेहरे पे मत ले जाइएगा कि फिर चेहरा ही नहीं समझ में आए, ठीक है। ये आपको फॉर्म फिल करना होगा, सॉरी ये फॉर्म फिल्ड आएगा, बस एक ये चीज़ आपको इसमें ऐड करनी होगी इस फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको करनी होगी, हर फॉर्म में आपको क्या करना होगा, सिग्नेचर करने होंगे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो ये जरूरी है, ये मिस आउट मत कर देना कि ये हो कि सर फॉर्म आ गया हमने प्रिंट आउट कर दिया और भेज दिया, नहीं। फॉर्म भरने के प्रिंट आउट लेने के बाद भी 2-3 चीज़ें आपको करनी है, फोटो चिपकाना है, उस पर सेल्फ अटेस्ट करना है, और हर पेज पर आपको क्या करना है, अपना एक साइन करना है, ठीक है। इस टाइप से आपके आ जाएंगे। तो ये आपका फॉर्म आ जाएगा, ये आपने डिटेल्स वगैरह आपने डाल दी, ठीक है। हस्ताक्षर हर जगह चल रहे हैं आपके, ठीक है, हर पेज पे आपके हस्ताक्षर चलेंगे। फिर आपका लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में घोषणा पत्र है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर अगर आपका जो एनओसी आपको मिली है तो ये आप बताएंगे कि भाई मैंने ये एनओसी थी, मुझे इस तारीख को मिल गई है, और अगर नहीं मिली है, आवेदन कर रखा है, ठीक है, तो किस तारीख को मैंने आवेदन करके अनापत्ति आदि के लिए बता दिया है, वो आप बताएंगे कि भाई मैंने इस तारीख को आवेदन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे फिर से, ठीक है, ABC करके आप हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है संकलकों की संख्या। अब जैसे हमने कहा था, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ भी भेजने हैं, तो ये आपको संख्या बतानी होगी। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड 10 से 11 अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट हैं तो आप लिखेंगे 10 अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप 10 लिखेंगे, ठीक है। चलो 11 हटा देते हैं वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके 10 डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको लगाने अपलोड करना है तो आप इसमें 10 संकलों की संख्या लिखेंगे, ठीक है, अंकों में भी, ठीक है, शब्दों में भी आप लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी होंगी कौन कौन सी हैं। तो जैसे आपके मान लीजिए सबसे पहले तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ठीक है, वो आप लिख देंगे। सेकंड नंबर पे जो है मैं कहूँगा एक आप अपनी ID कार्ड भी दे दीजिएगा इसके साथ, हालांकि इन्होंने नहीं मांगी है लेकिन बेहतर है आधार कार्ड की ID या फिर कोई भी एक ID कार्ड आप अपना दे सकते हैं, ठीक। फिर आप मान लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक। फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये अलग अलग होते हैं, ये आपको जानकारी होगी, ठीक है। तो आपको दोनों मांगे गए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे वो भी अभी हम आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे 4 नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। 6 नंबर पे आपका वो ग्रेजुएशन का आ जाएगा, ठीक। 7वें नंबर पे आपका ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपका PG है तो PG का आप कर लोगे। अगर आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप डालेंगे। डोमिसाइल आपको साथ में लगाना होगा, अगर आपका फॉर्मेट में है तो डिजिटल फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर आपने NOC, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप NOC भी आप डालेंगे। तो इस टाइप से कितना आपका ऑर्डर हुआ उसकी आपको संख्या लिखनी होती है अंकों में और शब्दों में, और उसका ये विवरण देना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, रेडी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसी के साथ साथ जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा या फॉर्म सबमिट होने के बाद, इस टाइप से एक आपकी एड्रेस स्लिप भी आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें एड्रेस स्लिप में आपका ये एड्रेस पहले से लिखा होगा, इस एड्रेस स्लिप को लेना है, ठीक है। आपका जो A4 साइज का एनवेलप है उस पर कट कॉपी कुछ नहीं करना, उसे सब चिपका देना। एक चीज़ जो ध्यान देना, जब आप प्रिंट ले रहे हो तो ये जो आपका बार कोड है ये प्रॉपर हो, बीच में टूटा फूटा ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट जाता है तो फाइल जो आपका एनवेलप है, एनवेलप के ऊपर ही आपका ये चिपका होता है, तो वहीं से वो बारकोड से स्कैन कर लेते हैं। अगर बारकोड नहीं स्कैन हो पा रहा है तो फिर उनको क्या होता है, मैनुअली ये टाइप करना पड़ता है, तो हो सकता है मैनुअल एरर हो जाए। तो उन चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि किसी दूसरे की गलती, और वैसे भी नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, गलती हो जाती है इंसानों से, ठीक है, इंसान गलतियों का ही पुतला है, ठीक है। तो इतनी गलती, बट उस गलती से आपका नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। तो ये आएगा, ये आप कट करेंगे और इसको आप A4 साइज के एनवेलप में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा आपका फॉर्म फिल करने का, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट लेना है। उसके बाद कुछ आपके FAQs जो डाउट्स कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहला जो आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें लगाने हैं।
तो सबसे पहले एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी लिस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें तो एक हो गए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, ये मैंडेटरी है, ठीक है। फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो पासिंग सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी है। इंटरमीडिएट जो आपकी 12th है उसकी मार्कशीट मैंडेटरी है। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट ये भी मैंडेटरी है। अगर आपके पास कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट है तो अच्छी बात है, आप वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट नहीं है तो मान लीजिए हर सेमेस्टर की अपनी अपनी मार्कशीट आई है या फिर हर ईयर की अपनी अपनी मार्कशीट है, तो उन सारी मार्कशीट को एक PDF बनाइएगा, ठीक है। वो मर्ज हो जाती हैं, एक ही PDF बनाइएगा, लेकिन ध्यान रखें उनका साइज कितना होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। और उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये मैंडेटरी है मार्कशीट, ये ध्यान रखें, ठीक है। फिर आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है ये ऑप्शनल दी गई है, ठीक है। अगर नहीं मिल पाती है प्रोविजनल लगा दीजिए, मैं कहूँगा अगर है तो लगा दीजिए, ठीक है। तो रख के क्या ही करोगे, कुछ नुकसान थोड़ी ना होने वाला है, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो अच्छी ये बात है, कर लगा दीजिए, नहीं है तो आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। एक और फिर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप कोई स्पेशल पोस्ट है उसके लिए अगर आपने क्वालिफाई करा है और आपके पास वो एलिजिबिलिटी है तो उसकी आपको लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कुछ कुछ जो मैं PGs मांगी जाती हैं, है ना, तो उसमें अगर आपकी PG है तो यहाँ पर आपको मैंडेटरी आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल एग्जीक्यूटिव्स के लिए हैं जहाँ पर वो नहीं है तो यहाँ तक ग्रेजुएशन तक ही वो काम हो जाएगा, ये आपको लिए नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें आप ग्रेजुएशन वाली फिर से अपलोड कर सकते हो, अगर एग्जीक्यूटिव वाली आ जाती है तो आप ग्रेजुएशन वाली फिर से अपलोड यहाँ पर कर सकते हो, अगर स्पेशल वाली नहीं है तो। फिर आपका NOC, ठीक है, तो अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और अगर आपके पास एम्प्लॉई नहीं है या फिर आप अपना वर्क एक्स नहीं दिखाना चाहते हैं या फिर वर्क एक्स नहीं है तो ये आप ऑप्शनल है, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके आएंगे डिग्री रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स। तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स के लिए क्या क्या है, तो OBC वगैरह देख लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा कौन कौन से आपके सर्टिफिकेट रिजर्वेशंस हैं, जैसे OBC है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, EWS के कैटेगरी है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट डिपेंडेंट उनके लिए है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स आर्मी सर्टिफिकेट्स, स्किल्ड प्लेयर्स, ठीक है। तो अगर इनमें से अगर आपको ये कैटेगरी को क्लेम कर रहे हो तो उसके आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इनको क्लेम नहीं कर रहे हो, जनरल से आप फिल कर रहे हो, तो ये फिर आपके लिए नहीं आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये हो जाए, एक तो ये हो गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं। दूसरा आपका जो PY का एक जो कॉमन डाउट्स होता है, खासकर आपका जो होता है सर्टिफिकेट्स को लेकर कि सर पुराना वाला लगाना है नया वाला लगाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना है। देखो, नया और पुराने की जो मेन इश्यू डिबेट शुरू होती है वो शुरू होती है आपकी जिनकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो एक आपका आता है EWS का, ठीक है, और एक OBC का, ठीक है। यूजली OBC के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इनकी 3 साल की वैलिडिटी होती है, बट EWS के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी क्या होती है, 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो आयोग ने जब अपना नोटिफिकेशन जारी किया था तो उन्होंने पहले ही बताया था, जब आपने प्रीलिम्स का फॉर्म आपने फिल करा है मार्च 2025 में, तो जब आपने मार्च 2025 में जो फॉर्म फिल करा था, तो जब अगर आपने EWS की कैटेगरी को क्लेम करा होगा कि मैं EWS में आता हूँ, तो EWS के लिए क्या किया गया होगा, आपको फाइनेंशियल ईयर माना गया होगा कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या होना चाहिए, EWS अगर आप हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप मार्च 25 में अगर आप EWS का क्लेम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर आपके लिए कौन सा था, आपके लिए फाइनेंशियल ईयर होगा 2023 से 2024, क्योंकि 24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं ना मार्च में, ठीक है। तो 23 और 24 के बीच कैटेगरी के इनकम के बेस पर आपको क्या ही जाएगा, आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया होगा, ठीक है, जो आपने अप्लाई करा होगा मार्च 2025 में जब फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 2024 से लेकर 2025 के बीच का अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका वही चलेगा, ठीक है।
तो अभी आपको कोई नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ यही दिया हुआ दिनांक 18 फरवरी 2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा, ठीक है। तो ये आपके जब प्रीलिम्स के जब आपने नोटिफिकेशन आया था तो उसमें उन्होंने एक चीज़ दे दी थी, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि सर जब मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा हुआ है मार्च में, सॉरी फॉर्म हमने फिल करे हैं फरवरी और मार्च में, ठीक है। अब हमारा जो आ रहा है डेफ हम लोग ऑलमोस्ट दिसंबर में फिल करने वाले हैं। तो क्या अब हमें नया सर्टिफिकेट बनाना है या पुराना वाला ही चल जाएगा, ये एक कन्फ्यूजन आ सकती है, ठीक है। तो EWS से हमें समझ आ गया, ठीक है, कि भाई उस ईयर का हमें चाहिए था, वो हमने अपलोड कर दिया। अब क्या करना है, अभी इन्होंने खुद आपका 9th वाले में लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में अपने आवेदन के पात्रता एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हेतु जिस श्रेणी और उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणिकता प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संकलन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाए। तो कहा क्या जा रहा है कि भाई जब आपने प्रीलिम्स के टाइम पर आपने क्लेम किया था कि भाई मैं EWS हूं, मैं OBC हूं, मैं SC हूं, मैं ST हूं, या जो भी आपकी रिजर्वेशन है, आपने प्रीलिम्स का जब आपने फॉर्म प्रारंभिक परीक्षा का जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो आपने क्लेम किया था उसका प्रूफ अब आपको क्या करना है, मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ भेजना है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप उस टाइम जब आपने क्लेम किया तो उस टाइम आपसे हम ये अज्यूम कर रहे थे कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए था। तो आपको क्या करना है, अगर आपने वो जो सर्टिफिकेट दिया के बेस पर आपने जो क्लेम किया है वही आपको यहां पर भेजना है। तो आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के टाइम पे जो आपने फॉर्म में जो आपके पास डॉक्यूमेंट था वही आपको भेजना है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सर हमने जब उस टाइम अप्लाई किया था, ठीक है, बट हमारा क्या हुआ, हमारा बनने में थोड़ा टाइम लग गया, हमारा बाद में बनकर आया, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं, उसमें अभी जो आपका लेटेस्ट है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हो। उसमें आप बता सकते हो कि अप्लाई हमने जब ये फॉर्म भरा गया था तो उस टाइम ये एप्लीकेशन नंबर पहले से ही आता है कि उस तारीख को ये हमने अप्लाई किया था और ये बनकर बाद में आ गया, ठीक है, क्योंकि बना तो वो उसी फाइनेंशियल ईयर के बेस पर होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। SC या ST के लिए ऐसा कोई नहीं है, टाइमलाइन वैलिडिटी का इशू नहीं है। अगर आपने पहले बनवा रखा है तो वही वैलिड है, और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है, ठीक है, तो इन दैट केस अभी बनवा लीजिएगा, अभी टाइम है, ठीक है। बट ये हो गया अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वही आपका वैलिड रहेगा जो प्रीलिम्स के टाइम पर आपने इसको फिल करा है, ठीक है। ये आता है आपका नॉर्मल जनरल उस वाले में, ठीक है। इसके अलावा और आपके जो कुछ FAQs होते हैं कि कुछ चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हो। इसमें आपके सेंटर का ऑप्शन कहीं नहीं मांगा गया है, तो ये कहा जाए कि सर मेरा सेंटर का ऑप्शन तो आया नहीं है। आयोग अपने हिसाब से आपको सेंटर देता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है उसी के हिसाब से आपको सेंटर मिलेगा। यूजली 2 ही सेंटर होते हैं मीन्स के लखनऊ और इलाहाबाद, बीच में इन्होंने गाजियाबाद भी कर दिया था, ठीक है। तो यही 2 रहेंगे इस बार भी, उम्मीद है अगर कोई चेंजेस होता है तो आयोग आपको बता देगा, और अगर वो करेगा तो फिर आपको ऑप्शन दे सकता है। बट इस फॉर्म में आपके कोई सेंटर का ऑप्शन नहीं है, वो अपने हिसाब से करेगा। आपको जो चीज़ ध्यान देनी है, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट संकलन लगाएंगे सबको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट के बाद उसमें डेट जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं करा है तो वो मान्य नहीं माना जाता है, ठीक है। ये भी कोई रीज़न बन सकता है आयोग का आपका फॉर्म को रिजेक्ट करने का, तो उनको क्यों मौका दिया जाए, ठीक है। फिर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल आप कर सकते हो। फोटोज़ का मैंने बता ही दिया, फोटोज़ जो फॉर्म है उस पर कोशिश करिए जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे जो फोटो थे वही सेम फोटो रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन ना हो प्रॉब्लम आ सकती है। तो और कुछ नहीं है, हाँ बाकी सारी चीज़ें आपको कोशिश करनी है 5 जनवरी 2025 के 5 बजे से पहले आयोग तक पहुंच जाए, और फॉर्म जो फिल करना है वो 27 दिसंबर की लास्ट डेट है। तब तक आप इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि इसके 1-2 दिन के अंदर ही आप क्या कर दें, स्पीड पोस्ट से अगर आप कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर ही इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि 27 के बाद फिर कुछ बचेगा नहीं आपके पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वैसे भी आपको अपलोड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी आप रेडी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बस प्रिंट करवाना है। अब 5 दिन 6 दिन का प्रिंट आप क्या ही करवाओगे, ठीक है, ऐसा कोई हाई रेजोल्यूशन वाला प्रिंट नहीं करवा रहे हो, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर कर दिए ताकि 5 जनवरी से पहले वो आराम से पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आप बाय हैंड देना चाहते हो तो आपके पास डेडलाइन है 5 जनवरी 5 बजे से पहले जाकर आयोग में जाकर भी उसको
हैंड ओवर कर सकते हो। तो ये हमारी तरफ से था डैफ के तहत। आई होप आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो रिजॉल्व हो गए होंगे और आराम से आप इसको फिल करिए। ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आयोग आपको जितना अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, ये आयोग उत्तर प्रदेश आयोग हो, चाहे वो संघ हो, यूपीएससी हो, ठीक है, सब बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, लोग बच्चों के लिए ही हैं। कोई भी कंसर्न आता है, कोई भी इशू आता है, आप उनको मेल कर सकते हैं। आप आयोग में अगर आप जाना चाहें, वहाँ जाकर भी अपनी कुछ क्लैरिफिकेशन अगर आप चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। वो इन सब चीज़ों में काफ़ी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।